क्या होता है प्रिज्म वो मैं आपको बताता हूं। पहले इसको एकदम आसान भाषा में मैं कहूं कि प्रिज्म क्या है ना। तो देखिए, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, छोटा सा करके इसको बाजू में कर रहा हूं मैं। अब समझना प्रिज्म किसे बोलते हैं। किसी भी अगर 2D आकृति को, हमने जितनी भी 2D आकृति देखी थी, चाहे वो एक स्क्वायर हो, चाहे वो एक रेक्टेंगल हो, चाहे वो एक सर्कल हो, ठीक है, चाहे एक त्रिभुज हो, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, है ना, इसके अलावा चाहे वो क्यों ना पंचभुज या षटभुज में से कुछ हो, है ना, इस प्रकार की हर आकृति को, हर 2D आकृति को 3D में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी 2D आकृति की अगर हाइट बढ़ा दी जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है 3D में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, हर 2D आकृति की अगर ऊंचाई बढ़ा दी जाए या एक के ऊपर एक बहुत सारी उसी आकार की चीजें रख दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रिज्म बन जाएगा। एक गलतफहमी आपकी मैं दूर कर दूं, कई लोगों को लगता है कि बस यही प्रिज्म होता है, प्रिज्म एक ही होता है और वो इस प्रकार का होता है। बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। प्रिज्म सिर्फ यही नहीं होता, प्रिज्म बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज, ये जो आप देख रहे हो ये त्रिभुज का प्रिज्म है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आधार। हम हमेशा त्रिभुज को खड़ा रखेंगे तो आपको यहां पे एक त्रिभुज दिख रहा है ना। अब ऐसे त्रिभुज जोड़ते गए तो बहुत सारे त्रिभुज जुड़कर ये क्या बन गया, त्रिभुज के आधार वाला प्रिज्म बन गया। तो आपको यहां पर इस बात को समझना है कि प्रिज्म का जो आधार है वो कुछ भी हो सकता है ना। प्रिज्म का बेस मैटर करता है। तो अगर किसी प्रिज्म का आधार इस प्रकार का है, देखो इसमें होता क्या है, मैं आपको एकदम एक्यूरेट प्रिज्म बना के बताता हूं। ठीक है, जैसे हमने एक ये ले लिया, फिर इसी को हमने क्लोन करा। थोड़ा सा बस इसका बेसिक समझना, बेसिक समझ लोगे तो मजा आएगा आपको। फिर आप बोलोगे कि अच्छा, प्रिज्म तो हम आज तक समझते ही नहीं थे कि प्रिज्म क्या होता है। आज आप समझोगे। ये देखिए, ये यही प्रिज्म है, लेकिन मैंने इसको क्या करा है, इसको अलग ढंग से खड़ा कर दिया। प्रिज्म सेम है लेकिन इसको मैंने अलग तरीके से खड़ा कर दिया। मेरे पास एक छोटा सा प्रिज्म है, मैं आपको इससे समझा सकता हूं, है ना। शायद आपको ये दिखाई दे रहा हो, थोड़ा मैं आपके पास कर देता हूं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या ये प्रिज्म है? फिलहाल जिस तरीके से मैंने पकड़ा हुआ है उसी तरीके से आपको इधर प्रिज्म की फोटो दिख रही है, लेकिन सारे प्रिज्म हम इस तरीके से लेंगे। यानी कोई भी प्रिज्म आपको अगर रखना है तो मैंने अभी ये जो आकृति बनाई है ये इस प्रकार का प्रिज्म है। ठीक है, मतलब मैंने प्रिज्म को पहले ऐसे पकड़ के रखा था जिस तरीके से डायग्राम आपको दिख रहा है, अब मैंने प्रिज्म को ऐसा खड़ा कर दिया है ना। तो अब ये जो प्रिज्म है ये खड़ा हुआ है। तो आप देखिए इस प्रिज्म का आधार क्या है। इस प्रिज्म का आधार अपने आप में एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है। सोचिए, एक ट्राइंगल को मैंने इस प्रकार से रखा और उसके ऊपर बहुत सारे त्रिभुज रख दिए, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ये अपने आप में एक प्रिज्म बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रिज्म बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं, ये क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये एक आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग है। अब आप देखिए, ये हमने एक वर्ग को, एक स्क्वायर को प्रिज्म में बदल दिया, तो ये ऐसे अपने आप में क्यूबॉइड भी हो सकता है, ये अपने आप में घनाभ भी हो सकता है। घनाभ क्या है? घनाभ, एक आयत को आपने ऊंचाई में बदल दिया तो वो घनाभ बन गया। रेक्टेंगल की आपने हाइट बढ़ा दी। रेक्टेंगल क्या था? एक सिंपल सी 2D आकृति थी, आपने उसको सॉलिड कर दिया, उसको ठोस बना दिया और उसकी ऊंचाई उठा दी तो वो 3D में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये भी क्या है? ये भी अपने आप में एक प्रिज्म ही है ना। ये ध्यान रखिए। जैसे गोला, अब ये क्या था? ये अपने आप में एक वृत्त था, हमने इसको ठोस कर दिया तो ये जिसको हम बेलन के नाम से जानते हैं, ये भी क्या है? ये भी एक प्रिज्म है। आधार इसका वृत्त है और बहुत सारे वृत्त को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते गए तो वो क्या बन गया? वो प्रिज्म बन गया। और एक और आखिरी चीज आपको दिखा देता हूं, ये है आपका षटभुज।
आपको 6 भुजाएं दिख रही होंगी, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं, है ना। तो ये आपका एक षटभुज है, हेक्सागन है। अब हमने जब षटभुज एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे तो ये क्या बन गया, ये भी एक प्रिज्म बन गया। तो शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि सारे जो प्रिज्म हैं वो 2D आकृतियों को आपने 3D में कन्वर्ट किया है। क्या आपको बेस मेन बात समझ में आई? ठीक है। जैसे हम और किसी को लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पे एक पंचभुज लिया, है ना, ये हमने एक पंचभुज लिया इस प्रकार का, फिर हमने यहां पे एक और बनाया कुछ इस प्रकार से। ये देखो, ये क्या है, ये एक पंचभुज को हमने क्या करा, एक पंचभुज को हमने कन्वर्ट कर दिया पिरामिड प्रिज्म में। पंचभुज भी मेरे पास रखा हुआ है, बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, छोटे बच्चों वाले डायग्राम ही हमें मिले इंदौर जैसे शहर में। तो ये आप देखिए एक पंचभुज है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। और 5 भुजाओं के ऊपर जब हमने बहुत सारे पंचभुज पेंटागन रखे तो ये क्या बन गया, एक प्रिज्म बन गया, जिसका आधार क्या है, जिसका आधार एक पंचभुज है, यानी पेंटागन है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि प्रिज्म सिर्फ यही नहीं होता है, प्रिज्म बहुत प्रकार के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, प्रिज्म जो है ये भी अपने आप में एक प्रिज्म होगा। जैसे हम ये बनाया एक हमने, है ना, इसके अलावा हमने एक यहां पे थोड़ा सा इसको ऐसे ही ले लिया, ठीक है, इसको आपने इससे मिला दिया, या फिर पूरा पूरा आप ले लो, चलो इसको इससे मिला दिया, फिर आपने इसको इससे मिला दिया, है ना, ये तो थोड़ा सा नाप तोल के बनाएंगे तो और बेटर बनेगा, और इसको आपने इससे मिला दिया। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक प्रिज्म है, जो कि बहुत गंदा बना है लेकिन ये है ना। षटभुज का प्रिज्म बन सकता है, गोले का बन सकता है, सब का प्रिज्म बन सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे प्रिज्म किस बला का नाम है। क्यूबॉइड और प्रिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, वही है ना, प्रिज्म के अंतर्गत सब आ जाते हैं। हम इसको लेते हैं, देखो इसका प्रिज्म बनाते हैं, इसका अच्छा बन जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ये मैंने अभी जो हमने एक नहर बनाई थी ना, वो यही है ना। अगर सोचो कोई इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज है जिसको प्रिज्म में बदलेंगे तो वो एक प्रकार की नहर ही तो हुई। तो वो नहर भी ऐसी बननी थी जो अनंत बहुत आगे लंबाई तक ली जा सकती थी। चतुर्भुज को प्रिज्म में बदलते हैं, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। ये देखो ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज को आपने प्रिज्म में बदल दिया। चलो ओके है बात। अब अगली बात आती है, अब आप समझ गए प्रिज्म क्या होता है। ये समझ लोगे ना तो आपको फॉर्मूले के साथ आप खेलोगे, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैं आपको फॉर्मूला भी बनाना सिखा दूंगा, लेकिन आपको पहले रियल प्रिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब हम अगला ये चर्चा करते हैं कि फॉर्मूले बने कैसे। देखो इसके फॉर्मूले पढ़ लो। एक आएगा वक्र पृष्ठ, और हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रिज्म का सवाल आएगा तो प्रिज्म को ऐसे इमेजिन मत करना, हर प्रिज्म को खड़ा हुआ मानना, है ना। ये आपके दिमाग में प्रिज्म की आकृति ऐसी बैठी हुई है, ऐसे नहीं, हमें प्रिज्म को हमेशा खड़ा रखना है, यह ध्यान रखना, है ना। मतलब प्रिज्म का आधार क्या है, इससे आप प्रश्न को हल कर पाओगे कि उसका बेस क्या है। क्लियर है? तो अब आप आगे समझिए मेरी एक छोटी सी बात। यहां पे आपसे बोला है समकोणीय प्रिज्म, ठीक है, समकोणीय प्रिज्म, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसको आप छोड़ें, ये फॉर्मूले सब में लग जाएंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे बना हम उसकी भी थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। सबसे पहला आपका आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मेरे पास कोई खाली स्लाइड है क्या? नहीं है, एक मिनट, एक स्लाइड मुझे खाली करना पड़ेगा, तो मैं इसको छोटा कर दूं। अब देखो मैं आपको अब यह सिखाऊंगा कि फॉर्मूले बने कैसे हैं। फॉर्मूले आप एक बार नजर घुमा लो। अगर आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप अब क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे मान लो अगर किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा उसका वक्र पृष्ठ। अब यहां वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा वो भी समझ लो। वक्र पृष्ठ का मतलब यह होगा, देखो ये नीचे त्रिभुज है
ऊपर त्रिभुज है, इन दोनों को छोड़ दो। वक्र पृष्ठ मतलब इसके चारों तरफ क्या है। अब एक बहुत ध्यान से आप सोचिए, ये एक पिरामिड आपके एक प्रिज्म आपके सामने है, इसका आधार एक त्रिभुज है, इसका ऊपरी हिस्सा भी त्रिभुज है। अगर इन दोनों त्रिभुज को छोड़ दें तो इसके चारों तरफ या इसके तीनों तरफ तीन आयत हैं, तीन रेक्टेंगल हैं। सोचो जरा आप, ये अपने आप में क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 1 2 और 3, इसके तीनों तरफ क्या है, इसके तीनों तरफ तीन आयत है। ठीक है, अब आप सोचिए, ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भैया एक प्रिज्म है कुछ इस प्रकार का, है ना, जो ऐसे यहां पे पूरा बना हुआ है, ये देखो, ये प्रिज्म बना दिया हमने। अब सोचो, इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है ना। अब आप यहां समझना, एक भुजा ए है, ए मतलब, अब सोचो इस आयत के लिए, ये तो अपने आप में एक आयत है, ऊंचाई तो सब में कॉमन रहेगी। हर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यहां पे क्या है, इस प्रिज्म की ऊंचाई है, और चौड़ाई मतलब त्रिभुज की एक भुजा। तो एक भुजा ए इंटू हाइट, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सोचो ये प्रिज्म जब खड़ा होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है। ये देखो, ये ऐसे, ये प्रिज्म आपके सामने खड़ा हुआ है, तो ये नीचे त्रिभुज की एक भुजा है और ये अपने आप में एक ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए इंटू एच हो गया। अब इधर चलो, तो अब इसका त्रिभुज की एक दूसरी भुजा आ जाएगी, इस त्रिभुज की एक भुजा ए हो गई, एक भुजा बी हो गई, एक भुजा सी हो गई। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो दूसरा आयत क्या हो जाएगा, उसकी भुजा बी है और ऊंचाई क्या है, एच है, तो इसका क्षेत्रफल बी इंटू एच। फिर तीसरे पे आ जाओ, त्रिभुज की तीसरी भुजा इंटू ऊंचाई, तो तीसरी भुजा को मैं यहां बना देता हूं, तो एक हो गया सी और एक हो गया आपका एच, तो सी इंटू एच। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। समझ में आया। अब अगर हम वक्र पृष्ठ मतलब तीनों आयत का योग, और हर आयत का अपने आप में एक त्रिभुज की भुजा, साइड ऑफ वन ट्राइंगल इंटू हाइट, साइड ऑफ सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल इंटू हाइट, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इंटू हाइट। तो एक भुजा गुणा ऊंचाई, दूसरा भुजा गुणा ऊंचाई, तीसरी भुजा गुणा ऊंचाई। अब यहां पे जब आप इसको करोगे, ए इंटू एच, बी इंटू एच और सी इंटू एच, तो यहां पे ए बी सी कॉमन निकल जाएगा, सॉरी एच कॉमन निकल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये तो त्रिभुज का परिमाप होता है ना। तो जो भी आधार है उसका परिमाप, यानी उसकी पेरीमीटर निकाली, और किसका गुणा कर दिया, ऊंचाई का गुणा कर दिया, हाइट का गुणा कर दिया। तो इस प्रकार वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आपको बस ये देखना है कि जो भी प्रिज्म है उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है और उसकी हाइट क्या है ना। तो बेस का पेरीमीटर निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कैसे बना यह समझने की जरूरत है। अब आप इमेजिन करिए, अगर आपसे मैं बोलूंगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है, आपने वक्र पृष्ठ निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, लेकिन आपने नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को छोड़ दिया था। नीचे भी त्रिभुज है, ऊपर भी त्रिभुज है, तो अगर इन दोनों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बोथ, ये भी एक अपने आप में आधार है, ये भी आधार है, अगर तीनों आयत में, पर्टिकुलर में इसी प्रिज्म की बात कर रहा हूं, अगर तीनों आयत के साथ, आयत के क्षेत्रफल के साथ, तीनों रेक्टेंगल के एरिया के साथ, अगर नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब आधार जो भी हो, आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार त्रिभुज भी हो सकता है, आधार पंचभुज भी हो सकता है, आधार षटभुज भी हो सकता है, आधार चतुर्भुज भी हो सकता है, आधार समलंब चतुर्भुज हो सकता है, आधार कुछ भी हो सकता है। तो आधार का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल मतलब दो बार आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिया तो संपूर्ण पृष्ठ, तीनों चारों पांचों छहों साइड जो होंगी वो ऊपर और नीचे, ये आपका बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। और शुरू से आपको सिखा रहा हूं,
किसी भी चीज का अगर आपको आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है बेस का एरिया, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। अभी हमने नहर वाला, केनाल वाला क्वेश्चन करा था, उसमें भी वही था। तो आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दो तो आपको पता चल जाएगा उसका आयतन क्या है। तो अगर आपने थोड़ा सा इसको सीरियसली पढ़ा तो आपको ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना आप आराम से प्रिज्म को समझ लोगे। और अगर आपने प्रिज्म का बेसिक समझा तो आपको समझ में आएगा कि प्रिज्म एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, है ना। जितना आपने 2D 3D में पढ़ा है वही फॉर्मूले यहां पे इनडायरेक्टली हम घुमा फिरा के यूज कर रहे हैं। तो आपको रियल प्रिज्म के साथ, डायग्राम के साथ, सारी चीजों के साथ समझाने का उद्देश्य यही था कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, कायदे से आपको फॉर्मूले यहां पे याद करने की जरूरत ही नहीं है। यह मेरा उद्देश्य था कि फॉर्मूला कैसे बना।